नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। 4 राज्यों के अध्यक्ष बदले गए हैं या कहे नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जिनमें पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। इस बदलाव से आंध्र प्रदेश में 2024 के चुनाव में कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा। फिर सवाल ये है कि क्यों बनाया गया है। दूसरा, पुरंदेश्वरी के बारे में आप जानते हैं कि पहले कांग्रेस में रह चुकी हैं, मंत्री थी केंद्र में यूपीए सरकार में, उसके बाद भाजपा में आ गई। ये एनटी रामा राव की बेटी हैं और चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी साली हैं। इससे आप समझ लीजिए कि किस परिवार से आती हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और पुरंदेश्वरी में संबंध अच्छे नहीं हैं। दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं, क्योंकि जब चंद्रबाबू नायडू ने बगावत की थी एनटी रामा राव से, तो पुरंदेश्वरी उनके खिलाफ थी और चंद्रबाबू नायडू को ये जो है नाराज़गी अभी तक है कि उन्होंने साथ नहीं दिया। तो फिर एक सवाल उठता है कि ऐसी हालत में टीडीपी से जब बीजेपी समझौता करने जा रही है, अलायंस करने जा रही है, तो ऐसी नेता को क्यों बनाया अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जो चंद्रबाबू नायडू से जिसके संबंध अच्छे नहीं हैं। इसी में छिपा है बीजेपी की रणनीति का रहस्य। बीजेपी मानकर चल रही है कि 2024 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में उसको कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली। आज की तारीख में अगर 2019 के चुनाव नतीजों को देखें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 0.96% वोट मिला था, यानी 1% भी नहीं मिला था। 1.47% वोट नोटा को मिले थे, उससे भी कम वोट बीजेपी को मिला था। तो इसलिए बीजेपी की क्या हालत है वहाँ, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। पुरंदेश्वरी को बनाने के 2 बड़े मकसद हैं, एक तात्कालिक है, एक दीर्घकालिक है। तात्कालिक मकसद ये है कि जब टीडीपी से बातचीत होगी सीटों के बंटवारे की, तब पुरंदेश्वरी ऐसी नेता नहीं है जो झुककर कोई समझौता कर लेंगी। बार्गेन करने में पुरंदेश्वरी जितनी सफल होंगी, भारतीय जनता पार्टी का कैडर का कोई नेता होता तो शायद उतना नहीं होता। वो दबाव में होता कि पार्टी हाईकमान क्या चाहता है, चंद्रबाबू नायडू जाएंगे वहाँ से मनवा लेंगे। ये इस तरह का दबाव उन पर नहीं होगा और उनको इस बात का मैंडेट भी होगा। ये तो तात्कालिक बात है। दूसरी जो दीर्घकालीन बात है, उसके 2 पक्ष हैं। एक है जो जिस सामाजिक आधार पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी, उसको बदल रही है। कापू समुदाय पर बीजेपी की पूरी तरह से निर्भरता थी। ये संख्या में काफ़ी है कापू समुदाय के लोग, लेकिन पॉलिटिकल पावर के मामले में कम्मा और रेड्डी उनसे आगे निकल जाते हैं, उनसे ज़्यादा प्रभावी है। कम्मा आपको पता है कि चंद्रबाबू नायडू का समाज है, उनका कोर वोटर है, और रेड्डी जो है जगन मोहन रेड्डी का कोर सपोर्टर है। बीजेपी अब उस राजनीति को, उस सामाजिक समीकरण को बदलना चाहती है। बीजेपी के पहले जो 2 अध्यक्ष रहे, के लक्ष्मी नारायण, उसके बाद सोमवीर राजू, दोनों ही कापू समुदाय से आते थे। ये पहली बार कम्मा समुदाय से बीजेपी ने किसी को अध्यक्ष बनाया है। तो एक तो बदलाव बीजेपी अपनी रणनीति में कर रही है, उसका असर है। लेकिन उसकी नज़र जो है वो 2029 के चुनाव पर है। बीजेपी का आकलन ये है कि चंद्रबाबू नायडू का ये आखिरी चुनाव होगा। उनकी पार्टी उनके बाद सरवाइव नहीं कर पाएगी। उनके बाद से मेरा मतलब है वो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं रह जाएंगे 2029 में। और जिस हालत में आज उनकी पार्टी है, उसमें पार्टी को चलाना, सरवाइव कराना बड़ा मुश्किल है। और उनके बेटे को कोई नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ है। चंद्रबाबू नायडू का दूसरा कष्ट ये है। तो अब बीजेपी के इस फैसले के पीछे की रणनीति समझिए। बीजेपी को लग रहा है कि 2029 में या 29 से पहले से ही, जैसे ही टीडीपी का क्षरण तेज होगा, उसमें बिखराव होगा, तो एनटीआर की जो पॉलिटिकल लिगेसी है वो बीजेपी के पास आएगी। बीजेपी का कोई संघ का बैकग्राउंड का या बीजेपी का कैडर का कोई नेता होता तो क्यों आती। पुरंदेश्वरी के होने से बीजेपी ये क्लेम कर सकती है एनटीआर की पॉलिटिकल लिगेसी, इसलिए आ रही है। दूसरा, बीजेपी की नज़र जूनियर एनटीआर पर भी है। आपको याद होगा पिछले साल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद गए थे और उन्होंने प्रयास करके एनटीआर से मुलाकात की और उनसे ये कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। हालांकि जूनियर एनटीआर की राजनीति में रुचि थी। उन्होंने एक चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लगा कि उनके बेटे को ओवर शैडो कर लेंगे एनटीआर, इसलिए उनसे किनारा कर लिया। तो उन्होंने जो है राजनीति से भी किनारा कर लिया जूनियर एनटीआर ने। क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो राजनीति में आ सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं? ये सब सवाल भविष्य के हैं, 2024 की दृष्टि से नहीं। तो बीजेपी की नज़र जो है भविष्य के लिहाज से देखें तो वो है आंध्र प्रदेश का फैसला। अब दूसरा राज्य देखिए, झारखंड। झारखंड ऐसा राज्य है जहां बीजेपी राज्य बनने के साथ ही कमज़ोर भी रही है और ताकतवर भी रही है। ज़्यादातर समय पर सबसे बड़ी पार्टी बनती रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत से दूर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में 14 सीटें हैं झारखंड में, आजसू के साथ समझौता हुआ बीजेपी का और 14 में से 12 सीटें गठबंधन जीत गया। लेकिन कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब हो गई। उसमें सबसे बड़ा कारण थे उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनकी छवि, उनका व्यवहार, उनकी अलोकप्रियता, उसकी वजह से। और उसके अलावा दूसरा कारण था आदिवासी इलाकों में बीजेपी के प्रति अरुचि। संथाल परगना क्षेत्र में जहां से विधानसभा की 18 सीटें आती हैं, बीजेपी की हालत बड़ी ख़राब रही। वहां से जो लीड मिली झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उसी की वजह से उसकी सरकार है आज। तो बीजेपी झारखंड में ट्राइबल कार्ड खेलना चाहती है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के बाद उसे लगता है कि आदिवासी समाज उसकी ओर पहले से ज़्यादा आकर्षित होगा। वैसे भी द्रौपदी मुर्मू भी संथाल समाज से आती हैं, आदिवासियों के, इसलिए भी उम्मीद है। इसलिए बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया है, जो झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। वो अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता थे, अब उनको अध्यक्ष पद सौंपा गया है। तो उससे संदेश क्या दिया गया? एक तो आदिवासियों में ये जो एक्सपेरिमेंट किया 2014 से 2019 के बीच में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का एक आदिवासी बहुल राज्य में, वो फेल हो चुका है। ये बात बीजेपी ने स्वीकार कर ली और उसमें अपनी गलती को सुधार करके एक आदिवासी नेता को, जो जिसकी छवि बहुत ईमानदार नेता की है, उसको पार्टी का अध्यक्ष पद सौंप दिया गया है। मान कर चलिए कि अगर सरकार बनती है तो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री होंगे। इसका दूसरा संदेश ये है कि रघुवर दास और अर्जुन मुंडा दोनों का पत्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ से दोनों को एक तरह से बाहर कर दिया गया है। रघुवर दास का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए उनको बनाना बहुत बड़ा जोखिम था। पार्टी ने समझदारी का काम किया कि वो जोखिम मोल नहीं लिया। तो ये तो हुआ झारखंड। तीसरा राज्य है पंजाब। पंजाब बीजेपी का बहुत कमज़ोर राज्य है, हमेशा से रहा है। जब तक अकाली दल से समझौता था, थोड़ी सी सीटें लड़ते थे। 23 सीटें विधानसभा की लड़ते थे 117 में से, और 13 लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें से 3 सीटें समझौते में मिलती थी। इसलिए पार्टी का कभी विस्तार हुआ नहीं। अकाली दल से समझौता टूटने के बाद, अकाली दल के एनडीए से बाहर जाने के बाद बीजेपी ने अपना विस्तार करने का फैसला किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से निकले, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। उसके बाद चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, अपनी पार्टी का मर्जर कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल और कांग्रेस से लोगों को लाकर स्थापित करने की कोशिश की। उसमें एक सबसे बड़ा नाम है सुनील जाखड़ का, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार के विधायक हैं, 1 बार सांसद रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी 5 साल तक रह चुके हैं। तो संगठन का अनुभव है, हिंदू जाट हैं और उनके पिता बलराम जाखड़ बड़े जाट नेता थे और उनका असर राजस्थान में था। राजस्थान से चुनाव लड़े, वो जीते भी। पंजाब से लगती हुई सीमा पर जो जाटों का इलाका है, वहाँ भी प्रभाव है उनके पिता का और उनके परिवार के नाम का। तो सुनील जाखड़ के आने से एक तीर से कई निशाने साधे हैं बीजेपी ने। एक, बीजेपी को मालूम था कि उनका जो पुराना कैडर है, उनमें से किसी को अध्यक्ष बनाएंगे तो अकाली दल से फिर से समझौता नहीं हो पाएगा। अगर हो गया तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि आपस में बिटरनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, ख़ास तौर से
किसान आंदोलन, जो तथाकथित किसान आंदोलन था, उसके दौरान बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जब हमको गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, जब हमसे मारपीट की जा रही थी, तब ये लोग कहाँ थे। तो इसलिए मार खाया हमने, और अब जो है अकाली दल फिर वापस आना चाहता है। जो पीटने वाले थे या जो हमारे खिलाफ हमला करने वाले थे, उनको या तो शह थी अकाली दल की या शामिल थे अकाली दल के लोग। तो अकाली दल से जो बातचीत चल रही है असल में कई मुद्दों पर उलझी हुई है। तो ये उम्मीद की जा रही है बीजेपी नेतृत्व द्वारा सुनील जाखड़ के अध्यक्ष रहते इसको सुलझाया जा सकता है। एक तो बीजेपी अपना विस्तार कर रही है, अगर गठबंधन होगा तो पुरानी शर्तों पर नहीं होगा, ये बात तय है। तो बीजेपी 3 से ज़्यादा लोकसभा सीटें और 23 से ज़्यादा विधानसभा सीटें लड़ेगी, ये तय है। कितनी सीटों पर होगा समझौता, ये पता नहीं है। अगर समझौता हो जाता है तो सुखबीर बादल केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा सुनील जाखड़ को बनाने का होगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के गांव तक पहुंचेगी। देखिए, पंजाब की राजनीति हिंदू और सिख के बीच जो है वो झूलती रहती है, लेकिन पंजाब का मुख्यमंत्री कोई गैर जाट सिख होगा, इसकी अभी तक कल्पना करना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था, उससे उन्होंने मना कर दिया। आपको याद होगा कि उस समय कांग्रेस नेताओं द्वारा, कुछ नेताओं द्वारा कहा गया था कि कोई हिंदू नेता पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ये बात सुनील जाखड़ को बहुत बुरी लगी थी, और उन्होंने उसके कुछ समय बाद ही जो है पार्टी छोड़ दी थी। तो पंजाब में भाजपा को नए सिरे से खड़ा करना और मुख्य धारा में राज्य की राजनीति की मुख्य धारा में लाना, इसकी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। चौथा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना कभी खुशी कभी गम वाला राज्य है बीजेपी के लिए। खुशी का एक लंबा दौर चला जब बांदी संजय कुमार अध्यक्ष थे और पदयात्रा पर निकले थे, आंदोलन कर रहे थे, राज्य में युवा उनसे जुड़ रहे थे, युवाओं में बड़ा उत्साह था, और बांदी संजय कुमार का जो आक्रामक रवैया है कैंपेन का, वो लोगों को पसंद आ रहा था। लेकिन बांदी संजय कुमार बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन अच्छे अध्यक्ष साबित नहीं हुए। उसका नुकसान पार्टी को काफ़ी हो गया। उसकी वजह यह है कि वो एटला राजेंद्र और राजगोपाल रेड्डी जो बीआरएस से आए थे, उनसे तालमेल नहीं बिठा पाए। आपस में झगड़े होने लगे, मनमुटाव होने लगा, और फ्रिक्शन इतना बढ़ गया कि ऐसा लगा कि ये दोनों नेता जो आए हैं वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। ऐसे समय में पार्टी हाईकमान ने इंटरवीन किया और तय किया कि अध्यक्ष बदला जाएगा। यहाँ अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किशन रेड्डी को। जी किशन रेड्डी, जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया। वो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, संयुक्त आंध्र प्रदेश में भी थे, और उसके बाद तेलंगाना बना, तो तेलंगाना बनने के बाद भी 2 साल अध्यक्ष रहे, 14 से 16। और उसके अलावा वहाँ विधायक दल के नेता रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और इस समय सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं। उनके साथ साथ एटला राजेंद्र को बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। तो उनको काम दे दिया गया है। तो उनको ये संतुष्ट करने के लिए कि उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, जिस जिम्मेदारी से वो फिलहाल तो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। तो तालमेल हो पार्टी में आपस में, और लोग पार्टी छोड़कर न जाएं, ये जिम्मा है जी किशन रेड्डी पर। वो मृदुभाषी हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले नेताओं में हैं, और पार्टी के हित अहित को समझते हैं, प्रदेश को समझते हैं, प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, और प्रदेश के सामाजिक समीकरण को समझते हैं। इसलिए उनसे उम्मीद है कि जो घर बिगड़ता हुआ दिख रहा था उसको वो संवार सकेंगे। तो जी किशन रेड्डी का तेलंगाना जाना एटला राजेंद्र के लिए भले अच्छी खबर ना हो, लेकिन तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर नज़र आ रही है। साबित होगी कि नहीं, चुनाव के नतीजे बताएंगे। ये उम्मीद की जा रही कि बांदी संजय कुमार केंद्र में मंत्री बनेंगे जी किशन रेड्डी की जगह। आपको मालूम है कि बांदी संजय कुमार भी लोकसभा के सदस्य हैं, तो इसलिए किसी बाई इलेक्शन का या राज्यसभा का ये सब कोई झमेला नहीं है, वो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। तो ये जो 4 बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, ये नियुक्तियां ये सोचकर नहीं हुई हैं कि चुनाव होने वाला है,
राज्य में चुनाव है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए अध्यक्ष बदल दिया जाए, किसी नए को जिम्मेदारी सौंप दी जाए। बहुत सोच समझकर तात्कालिक ज़रूरत क्या है और भविष्य की योजना क्या है, इन दोनों में तालमेल बिठाते हुए ये नियुक्तियां की गई हैं। तो सिर्फ तात्कालिक ज़रूरत के हिसाब से नियुक्ति से बचने की कोशिश की है पार्टी ने। अब ये कोशिश और ये रणनीति कितनी कामयाब होती है, किसी भी राजनीतिक दल की कामयाबी का पैमाना तो एक ही होता है कि उसके वोट कितने आते हैं और सीटें कितनी आती हैं, और वो तो चुनाव से ही तय होता है। तो चुनाव नज़दीक हैं, पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव, तो देखिए क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।